हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 अप्रैल 2021 के। आप यहाँ पे देख रहे हो दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यार सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड और इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने लिंक डाल दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये आपकी प्रिपरेशन को यार एक कदम और आगे बढ़ा देगी। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लोगे। जैसे लॉगिन करोगे फिर आपने क्रैक करंट अफेयर सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आप 1 साल की या फिर 2 साल की हमारी करंट अफेयर की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस दोस्तों बहुत ही मिनिमल है। इवन 1 साल इवन 2 साल की जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस भी बहुत मिनिमल है। आप देखोगे, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार यार इसको चेक जरूर करें। लेकिन आप इसको खरीदेंगे भी क्यों, हम इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा कि जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हम देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं। हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर उसी दिन का, एक में होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स और एक में होगा क्विज सेक्शन। क्विज सेक्शन आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो दे सकते हो, मतलब वहां पे आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना करंट अफेयर याद रहता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में आपको 3 तरह के फिर से सेक्शन मिलेंगे। हर वीक के डिटेल्ड करंट अफेयर पीडीएफ की फॉर्म में, फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर मिलेंगे, वो भी वीक वाइज। और साथ ही साथ आप क्विज भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वीकली। हर वीक आप ये क्विज दे सकते हो। मंथली सेक्शन होगा। मंथली सेक्शन में हम आपको बहुत सी पीडीएफ देते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे डिटेल फॉर्म में, पूरे महीने के डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। फिर पूरे महीने के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे इसको रिवाइज करने के लिए। आपको बेस्ट 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे जो कि हमारी टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं और वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर जो है वो एग्जाम से पहले फटाफट रिवाइज कर सको। एक आपको मिलेगा दोस्तों पॉकेट पीडीएफ। पॉकेट पीडीएफ का मतलब है कि आप जो है वो क्या करोगे, एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज करने में आपको ये पीडीएफ जो है वो सहायता करेगी। तो गाइस ये हो गया डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए हम आपको कुछ और तरह की पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम स्मार्ट पीडीएफ के नाम से जानते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज पीडीएफ। अब आपको लगता है कि यार मुझे बाकी चीजें तो क्लियर हैं लेकिन मुझे डेज जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो याद नहीं होते। तो आप क्या करोगे, अपने एग्जाम से पहले जो है वो डेज की जो पीडीएफ होगी उसको फटाफट निकाल के रिवाइज कर लो। ऐसी बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, एब्सेंट, वेब पोर्टल्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि उसमें जो है वो हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन, अलग अलग तरह की 20 पीडीएफ जो है वो बनी हुई है। इसके थ्रू आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों एक होगा जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम अलग से 2 सेक्शन तैयार करते हैं, जिसमें एक तो आपको बैंकिंग और इकोनॉमी के पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको डिटेल्ड कंटेंट और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। एक आपको मिलेगा क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हो और देख सकते हो कि आपको बैंकिंग और इकोनॉमी का कितना करंट अफेयर याद रह रहा है। और गाइस एक होगा एग्जाम पीडीएफ। एग्जाम पीडीएफ में हम हर महीने जो करंट अफेयर्स होंगे उसको कंपाइल करते रहते हैं और आपको एग्जाम से पहले एक ही पीडीएफ पढ़नी है ताकि आपको जो है वो आसानी से करंट अफेयर याद रह सकें। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल करंट अफेयर में हम आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिटेल्ड बजट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के आपको मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो यहां पे मिलेंगे आपको। और गाइस अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप अपने स्टेट एग्जाम की तो तैयारी करोगे ही करोगे। कोई आपकी स्टेट के अंदर वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी आप करोगे और हम साथ में स्टेट करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करें। हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं, तो यार इससे आपकी स्टेट की प्रिपरेशन भी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी। और गाइस इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप ईमेल के थ्रू जो है वो इसमें लॉगिन करेंगे और जैसे ही क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत कम है और एक बार मेरे कहने से एक बार चेक जरूर कर लें। लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार अगर आप चेक करेंगे और इतनी चीजें आपको मिल रही हैं तो आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल रही हैं। और इसके ऊपर भी दोस्तों 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप H10 मतलब इस
कोड का यूज करेंगे ASH10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 14 अप्रैल 2021 का करंट फेयर। लेकिन फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार 700 प्लस लाइक्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहां पे दोस्तों कीवर्ड हमारे लिए क्या है, एक तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, मतलब सारी फर्म्स या सारी कंपनीज के लिए नहीं है, और दूसरा ये क्लाइमेट चेंज के लिए है, और ये कंट्री का दोस्तों नाम है क्या, न्यूजीलैंड। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड ने ये फर्स्ट कंट्री बन गई है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि चाहे कोई बैंकर्स हैं, मतलब चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई इंश्योरर्स है, मतलब जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, मतलब कोई भी जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, अगर उसके टोटल एसेट वैल्यू 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से जो है वो ज्यादा है, 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से ज्यादा है, तो उसको क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के बारे में सरकार को बताना पड़ेगा कि कितना पैसा जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो खर्चा कर रहा है, ये सरकार को उसको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर की हैं दोस्तों, याद रखना है। इस लॉ को जो है वो पास किया जाएगा 2022 के अंदर, अभी टाइम दिया जा रहा है कंपनीज को, 2022 में इसको पास किया जाएगा, और 2023 में कंपनीज को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने की परमिशन जो है वो दे दी गई है कि 2023 में जो है वो कंपनीज अपनी रिपोर्ट जो है वो क्या करेंगी, सबमिट करेंगी। और न्यूजीलैंड ऑलरेडी एक टारगेट के ऊपर चल रहा है कि हमने कार्बन न्यूट्रल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर देना, मतलब जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा 2025 तक, 2025 तक उन्होंने कह दिया है कि कोई भी कार्बन एमिशन वाला व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हम नहीं चलने देंगे, उसमें पब्लिक बसेस, पब्लिक कैब्स कुछ भी होगा वो नहीं चलने देंगे। क्योंकि यार आपको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था कौन से ईयर में, 2015 में, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी कह देते हैं, और इसको क्लाइमेट एक्शन प्लान 2050 भी कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो सके, ग्लेशियर्स मेल्ट ना हो, और जो समुद्र किनारे पे लोग रहते हैं वो जो है खत्म ना हो जाए उनकी कम्युनिटी, तो उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है दोस्तों। न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं, न्यूजीलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट है जेसिंदा आर्डन। तो याद रखेंगे जेसिंदा आर्डन प्रेसिडेंट है, कैपिटल वेलिंगटन है, और करेंसी जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहां पे आप देख सकते हो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ इतना याद रखना, अगर टोटल एसेट वैल्यू 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से ज्यादा है, तो जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो सरकार को रिपोर्ट देंगे ही देंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके साथ बढ़ सकते हैं। हु हैज वन द नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस 2019-20 एट द 30th नेशनल अवार्ड सेरेमनी। तो यहां पे ये जानने की जरूरत है कि ये नेशनल अवार्ड जो है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, और ये किस कैटेगरी के अंदर जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से पता लग रहा है कि नेशनल अवार्ड जो है वो इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस के अंदर दिए गए हैं, और ये एनुअल अवार्ड है दोस्तों। ये किसके द्वारा जो है वो संगठित किए गए हैं, ये किए गए हैं ISTD के द्वारा। ISTD का मतलब है इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इन्होंने इस अवार्ड का आयोजन किया है। वो कंपनी को मिलता है ये अवार्ड जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिए वो बहुत बड़े काम कर रही है वो कंपनी, और डिफेंस की बहुत सी चीजें बना के दे रही है, जिसके कारण डिफेंस सेक्टर जो है वो हमारा जो डिफेंस है वो क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, और डिफेंस जो है वो क्या हो रहा है, सेल्फ रिलायंट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है डिफेंस सेक्टर में हमारा 33% इंपोर्ट जो है वो रिसेंटली क्या हो गया, कम हो गया। तो उसका कम होने का कारण यही है कि जो हमारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स शेयर खुद बना रही हैं। तो वो कंपनी का दोस्तों नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु के अंदर। तो इन्होंने जीता दोस्तों नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस 2019-20 का, और ये 30th नेशनल अवार्ड सेरेमनी के अंदर दिया गया। किसने दिया, ISTD की तरफ से दिया गया, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया। इन्होंने जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट के लिए जो है वो नए नए मॉड्यूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, बेस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, खास करके ऐसे प्रोफेशनल्स को इन्होंने ट्रेन किया है जो एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मतलब जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इसको आपने याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रख लेना है किसके बारे में, आपने याद रखना है NTPC के बारे में। क्यों याद रखना है, क्योंकि NTPC को भी रिसेंटली अवार्ड मिला है
और एनटीपीसी को दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है? एनटीपीसी को मिला है रोल मॉडल अवार्ड। ये भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया था। रोल मॉडल अवार्ड जो है वो दोस्तों किसकी तरफ से दिया गया? ये दिया गया है सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 जो है वो इसको मिला है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और यहां पे आप देख सकते हो एचएएल ने ये अवार्ड जो है वो जीता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये सारी चीजें हम यहां पे कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ यहां से बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आने के चांसेस आपको पता ही है यार 100% है, मतलब ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये सारे बच्चों को क्वेश्चन आता होगा। लेकिन इसमें एक बात जो है वो कंफ्यूज कर सकती है कि एज ए नंबर वाइज कौन से हैं। तो याद रखना है 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और आर्टिकल 324 के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, मतलब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपने याद रखना है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया तो ये सिर्फ एक मेंबर बॉडी थी, फर्स्ट एक मेंबर बॉडी थी। लेकिन 1989 में इसको अमेंड किया गया, और कितने मेंबर बॉडी बन गई है? ये 3 मेंबर बॉडी बन चुकी है, जिसमें से एक तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 2 जो हैं वो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, मतलब सिंपल इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। और हम यहां पे बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और वो पहले एक सिंपल इलेक्शन कमिश्नर थे, अब वो क्या बन चुके हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो कौन बन चुके हैं? सुशील चंद्रा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इससे पहले कौन थे दोस्तों? 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो थे सुनील अरोड़ा। तो वो रिटायर हो गए 12th ऑफ अप्रैल को, और 13th ऑफ अप्रैल को सुशील चंद्रा क्या बन गए हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इससे पहले ये 2019 में एक सिंपल इलेक्शन कमिश्नर लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन के। इससे पहले ये सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के हेड भी थे, चेयरमैन थे मतलब उसके, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर बने, अब क्या बन गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। इसका मतलब अब 2 इलेक्शन कमिश्नर में एक पोजीशन खाली हो चुकी है, क्योंकि जो एक बंदा है उसको सीईसी बना दिया गया है, एक पोजीशन खाली हो गई है। तो एक पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? राजीव कुमार, ये सिंपल इलेक्शन कमिश्नर है, और एक चीज क्या पड़ी हुई है? वेकेंट पड़ी हुई है, एक सीट खाली पड़ी हुई है। अमिताभ कांत दोस्तों आपको पता ही है कौन है? सीईओ हैं किसके? ये हैं नीति आयोग के। तो ये सारी चीजें आपको पता लग चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पता लग गया, आर्टिकल पता लग गया कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो है इनको अपॉइंट किया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है कि इनका टाइम पीरियड जो है वो 6 साल का होगा, या फिर इनकी एज जो है वो अगर 65 हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो ये रिटायर हो जाएंगे। और सुशील चंद्रा जी का जो एज है वो 65 अगले साल ही हो जाएगी, मतलब ये 2022 तक ही क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ये भी आपने जो है वो थोड़ा सा नोट कर लेना है। तो इतनी चीजें आपको पता लग चुकी हैं। अब यहां पे आप उनका फोटो भी देख सकते हो सुशील चंद्रा जी का, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है। और इस टाइम पे आपको पता है 5 स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन चल रहे हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं दोस्तों? तमिलनाडु है, केरला है, तमिलनाडु केरला, वेस्ट बंगाल है, जोर शोर से चल रहे हैं वहां पे, और साथ ही साथ आपने याद रखना है पुडुचेरी है, यूटी में भी चल रहे हैं, क्योंकि पुडुचेरी में रिसेंटली जो है वो सरकार जो है वो गिर चुकी थी कांग्रेस की, तो इलेक्शन ड्यू भी थे, तो इलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं। और एक होगा दोस्तों यहाँ पे असम। तो ये 5 जगह है जहां पे इस टाइम पीरियड पे इलेक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है इब्न अब्दुर रहमान। नाम को याद कर लें, 2 बार पढ़ लें, इसको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, IA रहमान करके भी जो है वो आपको कह सकता है। तो इब्न अब्दुर रहमान, ह्यूमन राइट्स आइकन ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे? तो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी उस कंट्री की, स्पेशली वो ताल्लुकात रखते हैं किस चीज के साथ? वो ताल्लुकात रखते हैं ह्यूमन राइट्स के साथ। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो यहां पे वो बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की। तो IA रहमान या इब्न अब्दुर रहमान जो है वो पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट कमीशन है, मतलब ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। और दोस्तों आपको शायद हैरानी हो कि 1990 से लेकर 2008 तक ये क्या रह चुके हैं? डायरेक्टर रह चुके हैं। मतलब अगर आप देखोगे 28 साल एज ए डायरेक्टर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत बड़ी बात है। और फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन के फिर वो बाद में सेक्रेटरी जनरल रहे, मतलब 2008 में डायरेक्टर पद से चले गए, लेकिन सेक्रेटरी जनरल बन गए 2008 से लेकर कब तक? 2016 तक। तो 2016 तक ये इसी डिपार्टमेंट के अंदर रहे, इसी पोजीशन के अंदर रहे। और इन्होंने पाकिस्तान इंडिया पीपल फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी जो है वो बनाया है, क्योंकि यार ये एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से, और लाहौर एरिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों इनका जन्म जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, और वो हमारे इंडिया में आजकल भी अगर आप देखोगे तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। और इनको टाइटन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। क्या कहा जाता है? टाइटन ऑफ ह्यूमन
राइट्स। ये भी आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि टाइटन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसमें से किस बंदे को कहा जाता है, और अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट फटाफट आंसर लगाएंगे, इब्न अब्दुल रहमान जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। और दोस्तों ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत ही फेमस, इसलिए ये पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे हैं। इनको एक बहुत फेमस अवार्ड भी मिल चुका है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी जो है वो इनको मिल चुका है पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए 2004 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों पीस के लिए काम कर रही है, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, टाइटन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनको कहा जाता है, नाम है इब्न अब्दुल रहमान। आप फोटो यहां पे देख सकते हैं, इब्न अब्दुल रहमान, लेकिन यार इनका देहांत हो गया, 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट जाएंगे, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन फिर से कहना चाहूंगा 700 प्लस लाइक्स साथ में प्रोवाइड करने हैं, शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और इसमें पहला क्वेश्चन है, चाइना ओपन 5G सिग्नल बेस एट वर्ल्ड हाईएस्ट रडार स्टेशन। तो चाइना ने 5G सिग्नल्स को जो है वो ओपन कर दिया, वर्ल्ड का पूरा हाईएस्ट रडार स्टेशन जो उनकी कंट्री में है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रडार स्टेशन, आपने उस रडार स्टेशन का नाम जो है वो बताना है। तो उस रडार स्टेशन का दोस्तों नाम है गनबाला रडार स्टेशन या गनबला रडार स्टेशन। तो गनबला रडार स्टेशन आपने याद रखना है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रडार स्टेशन है। इसकी जो हाइट है वो है 5374 मीटर। कितनी हाइट है? 5374 मीटर। और ये कौन से एरिया में है? ये तिब्बत एरिया में है, जो कि चाइना का ऑटोनमस रीजन है, जो कि चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। और इसका फायदा क्या होगा कि ये 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसको? सोल्जर्स को, जो कि चाइनीज आर्मी से बिलोंग करते हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी अगर उनको मिल जाती है तो इसका मतलब वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन के साथ टच रह सकते हैं, मतलब वो अप टू डेट जो है वो वहां पे रह सकते हैं। और 5G सिग्नल स्टेशन जो है वो दोस्तों पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने ही जो है वो बनाया था, और ये तिब्बत एरिया में जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, और इंडिया और भूटान वाली साइड पे कंस्ट्रक्टेड है, मतलब ये जो सिक्किम के ऊपर वाला एरिया वहां पे जो है कंस्ट्रक्टेड है। तो इस चीज को आप साथ में याद रखोगे। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो, जो सिक्किम की बात चली है तो यहां पे इंडिया और चाइना के बीच में जो कुछ पासिस हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको पास बता देता हूं। जैसे कि अगर आप देखोगे उत्तराखंड और तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत वाली साइड पे, क्योंकि उत्तराखंड की बाउंड्री तिब्बत वाले एरिया से साथ कनेक्ट होती है, तो वहां पे एक पास मिलेगा आपको नीति पास। कौन सा? NITI, नीति पास। एक आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत वाले एरिया में मिलेगा आपको शिपकिला पास। कौन सा? शिपकिला पास। ला का मतलब क्या होता है? पास। एक आपको मिलेगा वर्ल्ड का बहुत ही फेमस नथुला पास, नथुला पास। नथुला पास दोस्तों आपको मिलेगा सिक्किम और तिब्बत के अंदर। किसके अंदर? सिक्किम और तिब्बत। और एक आपको मिलेगा जेलेपला पास। कौन सा? जेलेपला पास। ये आपको मिलेगा सिक्किम और तिब्बत के बीच में। तो दो पासिस आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में नीतिला पास, एक हिमाचल प्रदेश और तिब्बत शिपकिला पास। नथुला और जेलेपला आपको सिक्किम और तिब्बत के अंदर मिलेंगे। तो ये चीजें याद रखनी है। और रडार स्टेशन का नाम याद करें, गनबला रडार स्टेशन। इसमें एक जीके का क्वेश्चन है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रडार स्टेशन कौन सा है? गनबला रडार स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन एंड विच कंट्री साइंस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि इन्होंने रिसेंटली इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर साइन किया है, मतलब स्टार्टअप्स को हमने आगे बढ़ाना है, हमने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, और जितने भी अटल इनोवेशन मिशन के जितने भी इनिशिएटिव है उसको ये कंट्री क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, उसमें जो है वो योगदान अपना देगी, लेकिन साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रख के करना है जो भी करना है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करना, और 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स को अचीव करना है। और इसमें क्वेश्चन था रिसेंटली कि इन्होंने वाटर एग्रीमेंट भी साइन किया है, मतलब वाटर स्कैर्सिटी को दूर करने के लिए, वाटर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, और वाटर इनोवेशन चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है इस कंट्री के साथ मिलकर जो है वो अटल इनोवेशन मिशन और डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। तो कंट्री कौन सी है दोस्तों? डेनमार्क है। तो याद रखना है, ये क्या करेंगे? ये जो है वो नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, नई इनोवेशन को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट ही दोस्तों ये है कि हमने नई चीजों को क्या करना है? प्रमोट करना है। इससे क्या होगा कि जो इंडियन इनोवेटर्स हैं वो डेनमार्क की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको जान सकेंगे, और साथ ही साथ जो डेनमार्क के इनोवेटर्स हैं वो इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं कि इंडिया को किस तरह की जरूरत है, क्योंकि जो डेनमार्क के काम चल रहा है जरूरी नहीं कि वो इंडिया में फिट बैठेगा, तो इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ सकते हैं, खास करके वाटर इनोवेशन के लिए। तो इस बात को आपने याद रखना है। और डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन है, और कैपिटल जो है वो दोस्तों कोपेनहेगन है, और करेंसी जो है वो कौन सी है? क्रोन है। करेंसी कौन सी है? क्रोन।
तो ये चीजें जो है वो आप याद रखोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अटल इनोवेशन मिशन, दानिश एम्बेसी, इंक पैक्ट फॉर द इनोवेटिव सोल्यूशन एड्रेसिंग वाटर चैलेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वाटर चैलेंज के लिए पहले ही हो चुका है, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। डेनमार्क के बारे में देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन लगाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो जो है वो कौन थे, वो थे हमारे पास रमनन रामनाथन, ये आप देख सकते हो। और वो दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था कि नए जो मिशन डायरेक्टर हैं वो कौन लगाए गए हैं, वो लगाए गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो याद रखना है, दो नए मिशन डायरेक्टर लगाए गए डॉक्टर चिंतन वैष्णव, वो अटल इनोवेशन मिशन के लगाए गए हैं। तो डेनमार्क के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और ये भी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया अप्रूव्ड द यूज ऑफ स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन, दिस वैक्सीन बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो हमने एक क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली कवर किया था दोस्तों। वो क्वेश्चन क्या था कि रिसेंटली एक कंट्री ने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोविड-19 से, कोरोना से, तो एक वैक्सीन का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? एक वैक्सीन का निर्माण किया था। और उस वैक्सीन का नाम क्या था दोस्तों? उस वैक्सीन का दोस्तों नाम था कार्निवक कोव, CARNI, कार्निवक कोव। तो इस ये नाम था। तो कार्निवक कोव जो है वो एनिमल्स के लिए बनाई गई थी, ताकि जो स्ट्रेन्स जो है वो एनिमल में ना मिले और एनिमल में ना फैल जाए। तो कैट्स, डॉग्स के लिए जो है वो इसका निर्माण किया गया था। और ये कौन सी कंट्री ने किया था दोस्तों? रशिया ने किया था। अब ये भी जो मेडिसिन है स्पुतनिक 5, ये जो है वो इंसानों के लिए बनाई गई थी, रशिया ने बनाई थी और काफी अच्छी सिद्ध हो रही है रशिया के अंदर। अब इंडिया जो है वो प्रूव कर रहा है इसके यूज को, तो इसका मतलब ये वैक्सीन का निर्माण जो है वो किस कंट्री ने किया है? रशिया ने। अब इंडिया के पास दोस्तों कितनी वैक्सीन जो है वो यहाँ पे हो चुकी है? इंडिया के पास दोस्तों हो चुकी हैं 3 वैक्सीन। एक हमारे पास हो चुकी है कोविशील्ड, एक हमारे पास हो चुकी है कोवैक्सीन, एक हमारे पास हो चुकी है स्पुतनिक 5। लेकिन जो कोवैक्सीन है, या फिर आप कह सकते हो जो हमारे पास कोविशील्ड है, ये हमारी इंडिजीनियसली बनाई हुई वैक्सीन हैं। तो स्पुतनिक 5 जो है वो इंडिया में बनाई जा रही है, हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है वो बना रहा है। अब इंडिया में 3 हो गया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। स्पुतनिक 5 तो आपको पता लग गया, रशिया ने बनाई है। कोवैक्सीन जो है वो दोस्तों वो किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक कंपनी ने। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है, जिसका हेडक्वार्टर पूना महाराष्ट्र में, और इसके CEO कौन है? आधार पूनावाला। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय पीयूष गोयल फॉर एक्वा फार्मर्स, ताकि एक्वा फार्मर्स की इनकम बढ़ सके और एक्वा फार्मर्स के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो भी चीजें एक्वा फार्मर से पैदा हो रही हैं, वो सारी की सारी सीधा बायर्स को मिल सके, बीच में मिडिल मैन को खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए जो है वो इन्होंने एक पोर्टल बना दिया है जहां पे बायर्स और फार्मर्स जो है वो जुड़ सकते हैं और वहां पे अपनी चीजों को बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा? इनकी इनकम जो है वो क्या होगी? इनहेंस होगी। क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने 2022 तक इनकम को क्या कर देना है? डबल कर देना है। और इस पोर्टल को दोस्तों लॉन्च किसने किया? पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। और दोस्तों इस पोर्टल का नाम है ई सेंटा। तो याद रखना है, ई सेंटा इस पोर्टल का नाम है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सेंटा का मतलब है सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फार्मर्स। तो याद रखना है, मतलब मीनिंग इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है कि ये एक्वाकल्चर के लिए बनाया गया है। तो दोबारा से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग, NACSA का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फार्मर्स। और इससे क्या होगा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक्वा फार्मर्स जो हो गए और बायर्स हो गए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट हो जाएंगे इस पोर्टल के ऊपर, और ट्रेड जो है वो यहां पे हो सकता है और सारा का सारी चीजें जो पेपरलेस होंगी, जिससे क्या होगा? एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इंडिया का अगर इंटरनेशनल लेवल पे यहां पे कनेक्ट होता है, और साथ ही साथ जो है वो क्या होगा? इनकी इनकम भी जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जो एक्वा फार्मर्स हैं उनको एक बेटर प्राइस जो है वो यहां पे मिल सकता है। तो उनको जो है वो यहां पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे बायर को, और बायर जो है वो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं फार्मर के थ्रू, मिडल मैन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और एक चीज दोस्तों इसमें याद रखनी है आपने, यहां पे देख सकते हो पीयूष गोयल जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ई सेंटा को, और बायर्स और एक्वा फार्मर्स को जोड़ने के लिए इसका यूज किया गया है। और दोस्तों आपने एक चीज याद रखनी है इसमें कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एक्वाकल्चर के अंदर।
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है किसके अंदर, एक्वा कल्चर के अंदर, क्योंकि सबसे ऊपर आता है किसका नाम, चाइना का दोस्तों सबसे ऊपर आता है। और थर्ड रैंक है दोस्तों इंडिया का फिशरी प्रोडक्शन के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। सेकंड रैंक है एक्वा कल्चर के अंदर, लेकिन थर्ड स्पेसिफिकली है किसके लिए, फिशरी प्रोडक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन यार ये एप्स भी आप जरूर देख लें, ये एप्लीकेशन, ये पोर्टल भी देख लें, एक बार इसको रब कर देते हैं। एक आप देख रहे हो यहां पे है उद्यम सारथी। तो उद्यम सारथी के बारे में दोस्तों याद रखना है, उद्यम सारथी जो लॉन्च की गई थी, किसने लॉन्च की थी इसको और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसके बारे में आपने याद रखना है। ये दोस्तों लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, ये लॉन्च की गई थी यूपी के चीफ मिनिस्टर, मतलब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और क्यों लॉन्च की गई थी, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लग सके और कहां कहां पे जॉब की वैकेंसीज हैं वो यहां से पता लग सके। तो उद्यम सारथी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई। नेक्स्ट है दोस्तों ई संपदा। ई संपदा जो है वो नाम से पता लग रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की तरफ से लॉन्च किया गया था, हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से लॉन्च किया गया था। और इसमें था स्टेट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी स्टेट सर्विसेज हैं, जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसको यहां पे मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ई किसान धन, नाम से फिर से पता लग रहा है एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन ये बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, फार्मर्स को सपोर्ट पैदा करने के लिए। तो ये सारी ऑप्शन याद रखनी है, लेकिन एक्वा फार्मर्स के लिए ई सेंटा होगा, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड रिसेंटली एंड हेल्ड इन बांग्लादेश। देखो दो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं। तो बांग्लादेश में हो रही है दोस्तों, एक बांग्लादेश होगा, मैं आपको बता ही देता हूं, एक बांग्लादेश होगा, एक इसमें भूटान है, एक दोस्तों इसमें श्रीलंका है, एक क्या है, श्रीलंका। तो चारों की चारों फ्रेंडली कंट्रीज। और क्या है कि बांग्लादेश में इसलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में जो है वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है अपने आज़ादी की, और साथ ही साथ सेंटेनरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है बांगा बंधु की, शेख मुजीबुर रहमान की। तो उसके लिए भी जो है वो इसको कहां पे करवाया गया, बांग्लादेश के अंदर करवाया गया। तो 4 कंट्रीज ने इसने जो है पार्टिसिपेट किया है, ताकि हम जो है वो आपस में जो है वो अपने रिलेशंस को तो अच्छा करेंगे, साथ में सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का दोस्तों नाम है शांतिर ओर्गो सेना 2021। तो याद रखना है शांतिर ओर्गो सेना 2021। और दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से अप्रूव की गई है और इसको काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा जाता है। और ये खास करके पीस को आगे बढ़ाने में काम करती है, नेबरहुड कंट्रीज का आपस में सहयोग है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अच्छी नेबर कंट्रीज हैं, तो इसमें योगदान मिलेगा। और इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे वहां पे मौजूद थे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे एक बहुत ही चेहरा आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये है शेख हसीना जी, प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। और यहां पे भी आपको एक चेहरा दिख रहा है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने जी। तो इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया, ये आप जरूर याद रखोगे। और ये बर्थ सेनेटरी है किसकी, बर्थ सेंटेनरी है किसकी, बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान की, जो कि फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के। दोस्तों बाकी जो ऑप्शंस है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो रिसेंटली होके हटी हैं, रिसेंटली होके हटी हैं, मतलब अभी मार्च के महीने में जो है वो ये एक्सरसाइज हुई हैं, जिसमें से आप सबसे पहले जो देख रहे हो वो कौन सी है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज देख रहे हो वो है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार दोस्तों रिसेंटली इसका जो है वो 11th एडिशन जो है वो होके हटा है, किसके बीच में, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और कहां पे हुआ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इसकी प्रैक्टिस की गई थी। नेक्स्ट है दस्तलिक 2, ये दोस्तों हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, दस्तलिक 2। और ये दोस्तों रिसेंटली रानीखेत उत्तराखंड में इसकी प्रैक्टिस की गई। नेक्स्ट अगेन युद्ध अभ्यास, इंडिया और किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है युद्ध अभ्यास, और ये 16th एडिशन था इसका। और ये कहां पे हुआ है, राजस्थान के अंदर किया हुआ, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको किया गया। तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई है और कौन सी जगह पे हुई है, ये भी आजकल पूछा जा रहा है। लेकिन शांतिर ओर्गो सेना 2021 जो है वो बांग्लादेश में हुई है। तो मैं बता चुका हूं, इसका थीम दोस्तों याद रखना है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से मान्यता प्रदान है और यूनाइटेड नेशन इसको काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कहा है। और नेबरहुड कंट्रीज में जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, भारतीय ग्लोबल बैक्ड वन वेब
साइंड एमओयू विद विच कंट्री टू एक्सेलरेट कनेक्टिविटी सर्विसेज। तो यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, वन वेब, जो कि किसकी ओन्ड कंपनी है, भारती ग्लोबल की ओन्ड कंपनी है। भारती ग्लोबल की कंपनी है जो कि एक इंडियन कंपनी आप कह सकते हो, और उन्होंने एक कंट्री के साथ टाई अप किया ताकि उनकी कनेक्टिविटी सर्विसेज को क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सी कंट्री की यहां पे जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो वन वेब प्रोवाइड करेगा, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मैं वन वेब की बात करूंगा तो वन वेब जो है वो एक तरह से भारती एयरटेल का जो समूह है उसी का एक समूह है। इसके चेयरमैन सुनील भारती मित्तल हैं, तो आप याद रख सकते हो, सुनील भारती मित्तल जी इसके चेयरमैन हैं। तो उनकी कंपनी है और वो कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किस कंट्री को, कजाकिस्तान को क्या करेंगे, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कजाकिस्तान के अंदर रूरल एरियाज में सब तरह की कनेक्टिविटी मिलेगी, इंटरनेट एसेसिबिलिटी मिलेगी, और उनको और भी जागरूक बनाया जाएगा, उनको और भी इनोवेटिव जो है वो बनाया जाएगा। तो मतलब उनकी हर तरह से जो है वो हेल्प की जाएगी, खास करके रूरल कम्युनिटीज तक जहां पर रिमोट एरियाज में ये सर्विसेज कनेक्टिविटी की पहुंचानी मुश्किल है, तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो वहां पे पहुंचाई जाएंगी। और ये कौन पहुंचाएगा, वन वेब जो है वो पहुंचाएगा, जो कि भारती ग्लोबल का एक ओवरटेक सेक्शन है। तो आपने याद रखना है। और कजाकिस्तान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, नूर सुल्तान जो है वो इसकी क्या है, कैपिटल है, और करेंसी जो है वो कजाकिस्तानी टेंग है, या इसको क्या कह सकते हैं आप, टेंज भी कह सकते हैं, TENGE। तो किसी भी तरह से इसको याद कर ले। और ये इनकी करेंसी है कजाकिस्तानी टेंज। और प्राइम मिनिस्टर कजाकिस्तान के कौन है, अस्कर मामीन, अस्कर मामीन। ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है जितनी कैपिटल और करेंसी तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आप यहां पे देख सकते हो, वन वेब साइंस एमओयू विद कजाकिस्तान गवर्नमेंट टू डिजिटलाइज इट्स इकोनॉमी। सिंपल वर्ड, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक एग्जीक्यूटेड इज फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड ट्रेड बोरिंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम एन अमेरिकन लैंडर वेल्स फार्गो बैंक। तो एक इंडिया के बैंक ने एक अमेरिकन लैंडर बैंक के साथ जो है वो एक ट्रेड बोरिंग ट्रांजैक्शन की है, जो कि किसके थ्रू की है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के थ्रू की है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एक्चुअल में चीज क्या है। तो आपको पता होगा कि अब तक हम कौन सा यूज कर रहे थे, लाइबोर यूज कर रहे थे, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यूज कर रहे थे। ये दोस्तों एक ऐसा रेट है जिसको देख के हम और लैंडिंग रेट डिसाइड करते हैं, जिसमें बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे देना है। तो ये एक बेस रेट की तरह जो है वो इसको माना जाता था, इसको देख के अगले लैंडिंग रेट डिसाइड होते थे। तो अब क्या हो गया कि लाइबोर के अंदर काफी स्कैम्स जो है वो सामने आए हैं, जिसके अंदर कह दिया कि लाइबोर को पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है वो 2023 तक जो है वो बिल्कुल ही क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अब नए अल्टरनेटिंग जो रेट्स हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेटिंग हमें रेट्स जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने दो रेट्स को जो है वो यहां पे जानने की कोशिश की है, और उस रेट्स के अंदर दो नाम हमारे पास सबसे सामने आए हैं। एक तो हमारे पास आया है SOFR, SOFR का मतलब सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। एक हमारे पास सामने आया है सोनिया। सोनिया को याद रखना है, सोनिया का मतलब है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। ये दो पॉपुलर अल्टरनेटिव रेट्स हैं जो इस टाइम पीरियड पे लाइबोर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो एक आप कह सकते हो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एग्रीमेंट साइन किया था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एग्रीमेंट साइन किया था। वो भी किसको देख के किया था, SOFR को देख के किया था। तो ये याद रखना है। और अब यहां पे बात हो रही है कि एक ट्रेड बोरिंग ट्रांजैक्शन की अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आ जाए तो SBI ने सबसे पहले किया था किसके साथ, IOCL के साथ। अगर ट्रेड बोरिंग ट्रांजैक्शन आ जाए तो वो येस बैंक ने साइन किया किसके साथ, अमेरिकन बैंक के साथ, जिसका नाम है वेल्स फार्गो बैंक। तो दोस्तों याद रखना है, येस बैंक ने इसको साइन किया है। तो मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूं। फर्स्ट ट्रेड बोरिंग ट्रांजैक्शन है ये, जो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के थ्रू की गई है। और इससे क्या होगा, ये येस बैंक जो है इस ट्रांजैक्शन को यूज करेगा, और जो भी पैसा इन्होंने लिया है वो बैंक को आगे जो है वो अप्रोच करने में, उनके कस्टमर्स तक अप्रोच करने में हेल्प करेगा। और ये नए अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स हैं जिसके थ्रू किया जा रहा है। नए अल्टरनेट रेफरेंस रेट मैं आपको दो बता चुका हूं कौन से हैं, एक तो SOFR है, एक कौन सा है, सोनिया। सोनिया का मतलब क्या था दोस्तों, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। याद रखोगे, नहीं भूलना है हमने, ये क्वेश्चन आएगा। और 2021 तक तो यार ये कुछ कंट्रीज में बैन हो जाएगा, लेकिन 30 जून 2023 तक ये पूरे वर्ल्ड में ही जो है वो लाइबोर क्या हो जाएगा, फेज्ड आउट कर दिया जाएगा, इसकी वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी। तो इस चीज को आप याद रखोगे। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में बता चुका हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच में ये हुआ है। और दोस्तों यहां पे फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, येस बैंक। येस बैंक के बारे में याद रखना है, इसकी जो टैगलाइन है वो है
एक्सपीरियंस, आर एक्सपर्टीज, और इसके हेड है प्रशांत कुमार, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है हु हैज साइंड ए एमओयू विद जापान मित्सुई एंड कंपनी विद एन एम टू इनहेंस स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज बढ़ेंगे और इंडिया से लेके जो है वो एक पाइपलाइन जो है वो बनाई जाएगी कंट्रीज के बीच में, ताकि क्या होगा कि एलएनजी जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी इंडिया के अंदर बढ़ सके। और लोगों की जब एक्सेसिबिलिटी एलएनजी की तरफ बढ़ जाएगी तो व्हीकल्स भी एलएनजी जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे जो है वो एनवायरनमेंट भी जो है वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए एलएनजी की प्रोडक्शन और एलएनजी के लिए जो इनोवेशन है वो बहुत जरूरी है। तो ये कौन सी कंपनी जो है वो जापान की मित्सुई कंपनी के साथ ये टाई अप किया है, ये किया है आइनॉक्स इंडिया ने। तो आप यहां पे देख सकते हैं आइनॉक्स सीवीए, मतलब इसका है आइनॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने साइन किया, जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियन ओलंपिक टीम के। तो उन्होंने ये साइन किया ताकि एलएनजी प्रोडक्शन जो है वो खास करके इंडिया के अंदर हम बढ़ा सके। किसी भी तरह से एलएनजी प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है, एलएनजी को किसी भी तरह से हम इंडिया में ले आते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो लोगों की एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, पाइपलाइन जो होगी, जो डिमांड है एलएनजी की वो भी जो है वो यहाँ पे पूरी हो सकती है। और जो हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्लीनर फ्यूल की जो एक्सेसिबिलिटी है और इकोनॉमिकली वायबिलिटी जो है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका जो है वो हम यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना जैसा कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, लेकिन चैनल को लाइक करना है 700+ लाइक्स, और यार शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक टू कमेमोरेट 127 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस टू द नेशन। तो क्वेश्चन से दोस्तों क्लियर है कि पंजाब नेशनल बैंक को बने हुए 127 साल जो हैं वो हो चुके हैं। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा पंजाब नेशनल बैंक के लिए, क्योंकि 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को बनाया गया था, 1895 में इसको स्टार्ट किया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पंजाब नेशनल बैंक के साथ जुड़ी हुई है। मुझे अब भी याद है कि लाला लाजपत राय जी जो है वो इससे जुड़े हुए थे। इवन लाला लाजपत राय जी का आज भी माना जाता है कि इस बैंक के अंदर एक अकाउंट है जिसमें कुछ पैसे जो है वो पड़े हुए हैं, और वो अकाउंट जो है वो लेकिन चल नहीं रहा, इट इज मतलब वो एक यादगारी अकाउंट है, तो मतलब वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में जो है वो ओपन किया गया था। इसके करंटली जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव। और इसकी टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है दोस्तों। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, एक डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है PNB@ease। तो याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक @ease। ये क्या करेंगे, एक फिजिकल आउटलेट्स खोलेंगे दोस्तों। फिजिकल आउटलेट्स में क्या होगा, वहां पे 5 तरह की जो है वो मशीन्स होंगी। 5 तरह की मशीन्स में एक तो एटीएम मशीन होगी, एक जो है वो नोट एक्सेप्टर मशीन होगी, एक जो है वो अकाउंट ओपनिंग मशीन होगी, ये एक नया तरीके का है, अकाउंट ओपनिंग मशीन होगी। एक जो है वो कार्ड इशुएंस मशीन होगी, मतलब वो कार्ड इशू किया करेगी आपको, आपका कोई एटीएम कार्ड है या कुछ भी है। एक इंटरनेट इनेबल्ड जो है वो कायोस्क होगा, जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज जो है वो पीएनबी की तरफ से दी जाएंगी। तो ये 5 तरह की चीजें जो है वो आपको इस आउटलेट से मिल जाएगा। पांचों की पांचों डिजिटल होंगी, और इससे क्या होगा कि आपको फिजिकल बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको यार यही चीजें चाहिए होती हैं, या तो एटीएम में पैसे निकालने हैं, या नोट पैसे जमा करवाने, अकाउंट ओपन करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये सारा का सारा बर्डन बैंक का कम हो जाएगा। इवन यहाँ पे आप लोन भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी गई है इस इंटरनेट इनेबल्ड वर्क के अंदर। तो ये प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों PNB@ease पे आपको मिल जाएगा। और रिसेंटली ये 165 एक जो सिलेक्टेड लोकेशंस है उसमें जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है, सिलेक्टेड लोकेशंस में इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो याद रखना है ये PNB का 127वां सॉरी 127th जो है वो दिवस है, और 165 जो है वो क्या है, जगहें हैं जहां पे ये खोला गया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों उसको भी आपने याद रखना है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि यहां पे देख सकते हो इंस्टा फॉरेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली किसने स्टार्ट किया था, ये आईसीआईसीआई की तरफ से स्टार्ट किया गया था। इनका एक कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था, आईसीआईसीआई बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड।
प्रीपेड कार्ड, जो चाहे आईसीआईसी के कस्टमर हो चाहे नहीं हो, तो आपको ये कार्ड जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो, फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो कर सकते हो, और करेंसी में भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिजिटल अपना यन। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जो कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये जो कस्टमर्स हैं पंजाब नेशनल बैंक के, उनको इंकरेज करने के लिए था कि यार आप डिजिटल बैंकिंग को जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें। एक था दोस्तों, नाम से पता लग रहा है किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया होगा, ये था फेड फर्स्ट। फेड फर्स्ट जो है वो फेडरल बैंक की तरफ से स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? ये सेविंग अकाउंट जो है वो बच्चों के खोलने के लिए जो वो किया गया था, और साथ में सेविंग अकाउंट जो है वो बच्चों को किस तरह से मनी मैनेजमेंट को बढ़ाने में हेल्प करेगा और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में बताएगा, उसके लिए खोला गया था। तो इसका आंसर पीएनबी ईज है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी आपने याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी पार्टनर विद एसेंचर फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सेल्स एंड नेटवर्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं कर रहे। लेकिन एसेंचर जो है वो इस कंपनी को डिजिटलाइज करने में हेल्प करेगा। उनके चाहे आउटलेट्स हैं, चाहे इवन उनका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, सबको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड बेस्ड लर्निंग के साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। और वो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो इसको याद रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जोड़ेगा एसेंचर और इसको क्या करेगा? डिजिटलाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और साथ ही साथ आप कह सकते हो क्लाउड लर्निंग के थ्रू। तो इसमें उनके कोई भी आउटलेट्स हैं, कुछ भी है, तो इनको जो है वो अटैच किया जाएगा और ये काम करेगा एसेंचर। और गाइस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में याद रखना है, 1952 में इसको खोला गया था। इसके आजकल मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? वो हैं के पद्माकर। कौन है? के पद्माकर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र। और रीसेंट रिलेटेड न्यूज आपने एक याद रखनी है कि एसबीआई ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ मिलके जो है, बीपीसीएल के साथ मिलके एक कार्ड लॉन्च किया था दोस्तों, जिसका नाम क्या था? बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। तो याद रखना है, कार्ड ऑक्टेन जो है वो बेसिकली एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया था, ताकि जो भी बंदे जो है वो फ्यूल फिल करवाएंगे, वो इस कार्ड का जब यूज करेंगे तो उनको कुछ रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये आप साथ में याद रख सकते हो। तो एसेंचर और भारत पेट्रोलियम, एसबीआई और भारत पेट्रोलियम, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु विल बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। तो ऐसे तो आप हर कंट्री का याद नहीं रख पाओगे, लेकिन फिर भी जो है वो आपने कोशिश करनी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का आप रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रिवाइज करवा सकूं। तो 47 प्रेसिडेंट इक्वाडोर के जो रिसेंटली चुने गए हैं, वो चुने गए हैं दोस्तों गिलेर्मो लासो। तो याद रखना है, गिलेर्मो लासो, एक और पढ़ना है, याद नहीं करना। गिलेर्मो लासो जो है वो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं। बाकी भी जो है वो दोस्तों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप यहां पे देख रहे हो, मार्क र्यूट। तो मार्क र्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए कौन सी कंट्री के? नीदरलैंड के। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको चौथी बार जो है वो नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट है सामिया सुलूहू हसन। ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि जो सामिया सुलूहू हसन है, ये फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की? तंजानिया की। ये हमने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था। मारियो द्रागी, ये आपको पता है कि इटली के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सारी की सारी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है और मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूं, लेकिन आपने गुलिर्मो लासो का नाम भी जो है वो क्या रखना है? याद रखना है। और साथ ही साथ आपने इसमें किस चीज को याद रखना है? इसमें याद रखना है आपने कैपिटल, और साथ में क्या याद रखोगे आप? इसमें करेंसी। तो दोनों चीजें जो है वो याद रखोगे दोस्तों। और यहां पे नाम आ रहा है कौन सी कंट्री का? यहां पे नाम आ रहा है इक्वाडोर का। तो कैपिटल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है? क्विटो, नॉट क्विंतो, क्विटो। तो याद रखना है क्विट ओ से, क्विट ओ। और करेंसी क्या है? यूएस डॉलर है। और प्रेसिडेंट मैं बता चुका हूं कौन है? गिलेर्मो लासो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और यहां पे आप फोटो देख सकते हो गिलेर्मो लासो का, और ये एक बहुत ही फेमस बैंकर भी है इक्वाडोर के, तो उनको बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर पॉइंट्स के ऊपर, और पहला है वर्ल्ड पार्किंसन डे 2021, अप्रैल 11 को इसको ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली। लेकिन यहां पे काफी बच्चों को नहीं पता होगा कि ये पार्किंसन जो है वो डिजीज क्या है दोस्तों। ये मेंटल डिसऑर्डर है बेसिकली। जो दिमाग के सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं कि मूवमेंट जो बॉडी की है वो किस तरह से करनी है, हाथों को किस तरह से हिलाना है, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हो माइक्रो 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 मतलब नैनो सेकंड से भी कम सेकंड्स की ये दिशा निर्देश है जो हमारे हाथों को मिलता है और हम मूव करते हैं उसको, तो ये मिलना जो है वो बंद हो जाता है। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? पार्किंसंस
पार्किंसंस डिजीज। और इसमें जो है वो क्या होता है, मसल रिजिडिटी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। मतलब आप कह सकते हो कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें कि मसल रिजिडिटी, मसल रिफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बंद हो जाती है, रिजिडिटी जो है वो आ जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है बहुत ज्यादा, और आप कह सकते हो कि दिमाग जो है वो बंद हो जाता है बिल्कुल। और इसका नाम जो है वो पार्किंसन डिजीज क्यों पड़ा, क्योंकि इसको खोजने वाले जो बंदे थे उनका नाम था डॉक्टर जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने सबसे पहले इस डिजीज को डिस्क्राइब किया था कि ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। 1817 में इसको जो है वो डिफाइन किया गया था। तो इसलिए आपने जो है वो याद रखना है 11th ऑफ अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की। नेक्स्ट आते हैं 102nd एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, अप्रैल 13, 2021। और आपको पता है 13 अप्रैल 2019 के अंदर 1919 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दो कैदियों को पकड़ लिया था ब्रिटिशर्स ने, और उनका नाम था सत्यपाल जैतके एंड सैफुद्दीन किचलू। तो उनको छुड़ाने के लिए जो है वो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, जिसमें जनरल रेजिनल्ड डायर ने जो है वो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया 79 लोगों के ऊपर। तो काफी लोग उसमें मारे गए और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन भी अपॉइंट किया गया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो मतलब अब जो है वो उसके 102 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो उसकी एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ था। इसको अमृतसर मैसेकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी रिलीजेस कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑफ राज योगिनी दादी जानकी। तो याद रखना है राज योगिनी दादी जानकी जो हैं वो चीफ हैं किसकी, ब्रह्म कुमारी की। किसकी चीफ हैं, ब्रह्म कुमारी की। और मतलब पुरानी चीफ हैं, और अपने याद रखना है स्पिरिचुअल लाइफ इनकी रही है, और इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, आप कह सकते हो कम्युनलिज्म के खिलाफ जो है वो बोला है। और वाइस प्रेसिडेंट जो वेंकैया नायडू जो उन्होंने कहा भी है कि ब्रह्मा कुमारी जो एक यूनिक रिलीजन है, खास करके वुमेन के द्वारा इसको जो है वो लीड किया जाता है। और ब्रह्म कुमारी जो है वो इंडिया का एक नया रिलीजन जो है वो बनता जा रहा है, जो कि 1930s में हैदराबाद के आसपास जो है वो ये गठन किया गया था। तो आपने याद रखना है राज योगिनी दादी जी जो हैं वो ब्रह्म कुमारी की लीडर रही हैं। नेक्स्ट, पीयूष गोयल लॉन्च्ड डीजीएफटी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट है डीजीएफटी। डीजीएफटी बेसिकली क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ट्रेड फैसिलिटेशन एप्लीकेशन, जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के बारे में जानकारी होगी, किस तरह से आप सामान को इधर उधर लेके जा सकते हो। इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखा गया, रेडी, एक वर्ड जो है वो आपने याद रख लेना है इसमें, रेडी। इसको कहा गया है कि जो ये ऐप है वो रेडी है इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्रीज के लिए या इंडस्ट्री 4.0 के लिए। तो रेडी का दोस्तों यहां पे मीनिंग है, आर का मतलब है रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट्स मिल जाएगा, ई का मतलब है एक्सप्लोर आइटम वाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, मतलब किस तरह की आइटम है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी क्या है। ए का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वो इसमें यूज होगी। डीजीएफटी, डी का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की जो असेसिबिलिटी है वो यहां पे आ जाएगी। वाई का मतलब है यूर ट्रेड डैशबोर्ड असेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी आप इस डैशबोर्ड को असेस कर सकते हो। तो ये पीयूष गोयल जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ट्रेड, यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड के, तो उन्होंने जो है वो इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने प्रूव कर लिया कि टेन्योर बढ़ा दिया जाए 6 महीने, किसका, अरुण कुमार जी का, जो कि डायरेक्टर जनरल है किसके, डीजीसीए के। तो यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीजीसीए क्या है, ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसमें जो डायरेक्टर जनरल है उनका टाइम पीरियड 6 महीने बढ़ा दिया गया, 20 अप्रैल से 6 महीने जो है वो और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये 2019 में जो है वो लगाए गए थे, बस सिंपल याद रखना है, अरुण कुमार नाम जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट, बेसिक सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस फॉर ए बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। कोई भी अगर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से आप जुड़े हुए हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में भी एक सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। ये सरकार की कुछ हिदायतें दे दी गई हैं, और इसकी मेंटेनेंस फीस पहले 100 रुपए होती थी, अब वो भी कम करके 50 रुपए कर दी गई है। तो इसमें और कुछ याद करने वाला नहीं, वन लाइनर पॉइंट है, तो इसको आराम से पढ़ें। और गाइस अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 13 अप्रैल का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ ए बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज, जहां पे पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड होगा उसको क्या कहेंगे। तो 4-5 स्टूडेंट्स ने आंसर गलत दिया था, मैंने कमेंट कर दिया है। मैं हर स्टूडेंट के कमेंट का आंसर कर रहा हूं, आप एक बार चेक करें जो भी आपने कमेंट किया हुआ है। तो मैं जो है वो सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स के आंसर कर रहा हूं, चाहे वो गलत आंसर है, चाहे सही है, चाहे आपने कुछ और पूछा है, तो सबके आंसर आपको मिल रहे हैं। तो इसका आंसर भी जो है वो आपको वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर दे चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स के गलत थे उनको बता चुका हूं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि सेंटर ऑफ मास ही जो है वो बाय ऑब्वियस क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट है जहां पे पूरा मास जो है वो पूरी बॉडी का, या आप कह सकते हो वहां पे कंसंट्रेटेड होगा, जहां पे सारी की सारी फोर्सेज जो है वो एक्ट करती हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो काफी बच्चे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहे थे, लेकिन आंसर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। तो यार आपको एक हिंट देता हूं कि इससे पहले एक एक्ट होता था फेरा एक्ट, जो कि 1973 के आसपास बनाया गया था, जिसका मतलब था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। लेकिन 1991 में जिस तरह से हमारे पास न्यू एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, आप कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद सरकार ने कहा कि अब रेगुलेट नहीं किया करेंगे, अब मैनेज किया करेंगे। तो उसके लेके जो है वो इन्होंने क्या बना दिया, फेमा एक्ट बना दिया। तो मैंने आंसर ऑलमोस्ट बता ही दिया, तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ बताना है, ताकि मैं आपको भी कमेंट कर सकूं, लाइक कर सकूं और देख सकूं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो गाइस आपने 700 प्लस लाइक्स प्रोवाइड करने हैं, आपने प्रेस बेल बटन को प्रेस कर देना है ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो आपके। चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करने का। बस आपने करना क्या है, वीडियोस को देखना है और पीडीएफ को पढ़ना है, और पीडीएफ को सब्सक्राइब कर लें गाइस हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। 1 साल और 2 साल की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 10% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा लो है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें, हमेशा जो है वो आप जो है वो टेंशन फ्री रहें, ताकि आप किसी भी काम को करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।